जेनजी ने बीजेपी आईटी सेल का बाण उन्हीं की तरफ मोड़ दिया। अपने ही बाण से जख्मी अमित मालवीय एंड टीम सोच रहे होंगे, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये हुआ कैसे। बीजेपी आईटी सेल अपने पुराने तरीकों को ही आजमाता रह गया। फॉरेन फंडिंग, मुसलमान एंगल, अराजक भीड़, टीवी मीडिया भी इसी में लगी रही। इधर जेनजी ने आत्मनिर्भरता को अपना हथियार बनाया। वैसे भी 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम पेज के बाद जमीन पर उतरे युवाओं को किसी और की जरूरत थी भी कहाँ। तो बीजेपी के सबसे बड़े हथियार टीवी मीडिया और सोशल मीडिया की धार को कुंद कर दिया रील बाज जेनजीज ने। किसान आंदोलन और शाहीन बाग आंदोलनों से क्या अलग था स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट में? आखिर कहां चूक गई बीजेपी की आईटी आर्मी? क्या सोशल मीडिया स्पेस अब बीजेपी के लिए असर कारक नहीं? द मॉलिटिक्स शो के इस वीडियो में जानिए ये सब। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। जंतर मंतर पर बीजेपी आईटी सेल का एक भी नैरेटिव चल नहीं पाया। बीजेपी आईटी सेल की सबसे बड़ी ताकत है मीडिया। मीडिया के बिना आईटी सेल कंटेंटलेस है। इसी मीडिया के दम पर आईटी सेल ने सीएए, एनआरसी और किसान आंदोलन जैसे प्रोटेस्ट के खिलाफ नैरेटिव सेट किया था, लेकिन इस बार नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, समझिए। इससे पहले के प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स के पास अपनी बात कहने का कोई सीधा जरिया नहीं था। सीएए, एनआरसी आंदोलन के वक्त शाहीन बाग से लेकर देश भर की सड़कों तक जो लोग उतरे वो अपनी बात या तो मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने रख सकते थे या फिर किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और यूट्यूबर के सामने। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने अपनी सीमाओं के भीतर रहकर उन्हें कमोबेश सही तरीके से दिखाया भी, लेकिन टीवी न्यूज का बड़ा हिस्सा जो सरकार की गोद में बैठा रहता है उसने बिल्कुल उल्टा काम किया। दिसंबर 2019 में जब सीएए, एनआरसी को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट आंदोलन प्रदर्शन चल रहे थे तो उस समय के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि प्रोटेस्ट के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक काल्पनिक गैंग के नाम पर प्रोटेस्टर्स को देशद्रोही ठहरा दिया गया। फिर एक साल बाद यही स्क्रिप्ट बीजेपी आईटी सेल ने किसान आंदोलन में दोहराई, बस लेबल बदल गया, इस बार खालिस्तानी। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए किसान आंदोलन को खालिस्तानी एजेंडे से जोड़ दिया और इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला देकर उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरे के तौर पर पेश किया। बीजेपी दिल्ली की सोशल मीडिया इंचार्ज पुनीत अग्रवाल ने एक पुराना वीडियो, जो असल में ब्रिटेन का था, भारत का था भी नहीं, शेयर करते हुए पूछ डाला कि क्या यह सच में किसानों का प्रोटेस्ट है और कांग्रेस आपको पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा बता दिया। ये प्रोसेस एक चेन में प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर चलती रही। पहले कोई बीजेपी नेता या आईटी सेल मेंबर बड़ा दावा करता, इसके बाद हैशटैग्स बनते, आईटी सेल का नेटवर्क उसे ट्रेंड कराता, टीवी न्यूज चैनल उस पर बहस बिठा देते, फिर मीडिया से जो वीडियोस निकलती उनकी क्लिप काटकर बीजेपी आईटी सेल वायरल कर देता। प्रोटेस्टर्स के पास इस चेन को तोड़ने या अपनी सफाई सीधे जनता तक पहुंचाने का इस लेवल का कोई जरिया था नहीं, सीएए, एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान या फिर किसान आंदोलन के दौरान। बीजेपी आईटी सेल का यह मॉडल कई सालों से चला आ रहा है। किसी भी प्रोटेस्ट को बदनाम करने का आईटी सेल का यह तयशुदा फॉर्मूला था, लेकिन यह फॉर्मूला स्टूडेंट्स के जंतर मंतर प्रोटेस्टर्स पर लागू नहीं हो सका। कारण जेनजीज के पास बात करने के लिए अपना मीडियम था, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, थ्रेड्स। इन्हें अपनी मांग, अपना गुस्सा और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए किसी टीवी चैनल की मोहताजी नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि जंतर मंतर पर जमा युवाओं ने शुरू से ही मेन स्ट्रीम, तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया और खासकर उन चैनल्स को जिनकी छवि सरकार परस्त की बन चुकी है, अपने बीच घुसने ही नहीं दिया। जो इक्का दुक्का ग्राउंड रिपोर्टर हिम्मत करके अंदर आने की कोशिश करते, भीड़ उन्हें साफ शब्दों में लौटा देती। इसका सीधा असर यह हुआ कि हमारी सोशल मीडिया फीड्स जंतर मंतर की रील्स से पट गई। जो भी ये रील देखता उसके जहन में एक ही सवाल कौन था, मैं इनके साथ क्यों नहीं हूं? शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मैं अपनी हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहा हूं? तो उसने सभी को शामिल किया। बीजेपी आईटी सेल का तो पूरा खेल ही मीडिया पर टिका होता है। मीडिया अपनी मर्जी से क्लिप चुनता है, उकसावे भरे सवाल पूछता है, ऐसे एंगल्स पकड़ता है जिससे नैरेटिव सेट हो सके। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया को अंदर एंट्री ही नहीं मिली तो उसके ये हथकंडे प्रोटेस्ट की जमीन से दूर रह गए। नतीजा यह हुआ कि प्रोटेस्ट की तरफ से ऐसा कोई जवाब या बयान बाहर ही नहीं गया जिसे तोड़ मरोड़ कर मीडिया नैरेटिव बना सके और आईटी सेल उसे वायरल कर सके। कोशिश की उन्होंने, लेकिन ये जेनजीज के अपने रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और थ्रेड्स का जो प्लेटफॉर्म था वो उन पर हावी पड़ गया। 20 जुलाई, इस दिन संसद तक मार्च निकलना था। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, कील लगे डंडों से पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेड्स में करंट तक छोड़ दिया गया। स्टूडेंट्स के खिलाफ ब्रुटैलिटी अपने पुराने स्तरों को पार कर गई
और सेंट्रल दिल्ली में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इसी दिन दिल्ली मेट्रो ने भी कई स्टेशंस को बंद कर दिया, जिससे प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स की संख्या बढ़ ना पाए। हालांकि कई लोग मेट्रो एग्जिट पॉइंट पर कूद कर बाहर आ गए। अब इस दिन की मीडिया की कहानी देखिए। मीडिया ने इस दिन नैरेटिव चलाया कि देखिए कैसे ये लोग मेट्रो के गेट्स को कूदकर बाहर जा रहे हैं, व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, अराजकता फैलाई जा रही है। यानी जिस पुलिसिया कार्रवाई की वजह से बच्चे स्टेशन के भीतर फंसे थे उसको छुपा लिया गया और स्टूडेंट्स के बाहर निकलने की कोशिश को अराजकता, एनार्किज्म के तौर पर पेश कर दिया गया। रूबिका लियाकत और कई और गोदी मीडिया एंकर्स ने यही क्लिप शेयर करके इस एंगल को हवा देने की कोशिश की। अमन चोपड़ा ने तो यह दावा कर दिया कि प्रोटेस्टर्स ने पुलिस को बेरहमी से पीटा है और उनके पास इसके वीडियो सबूत भी हैं, लेकिन वो वीडियोज उन्होंने कभी दिखाए नहीं। जबकि दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स के अपने कैमरों से जो फुटेज बाहर आया उसमें पुलिस को पीटे जाने की इक्का दुक्का घटना को छोड़कर कुछ खास नहीं मिला। छात्रों की पिटाई की सैकड़ों वीडियोस मौजूद थी। जाहिर है जब असली फुटेज और दावे के बीच इतना बड़ा फर्क हो और वो फर्क हर किसी के फोन पर मौजूद हो तो प्रोटेस्टर्स ने पुलिस को पीटा, ये वाला नैरेटिव जनता के बीच टिक ही नहीं पाया। आईटी सेल का ये नैरेटिव आगे पुश हो उससे पहले ही फुस हो गया। सीएनआरसी या किसान आंदोलन के दौर में मीडिया के लिए एक क्लिप को काटकर, तोड़ मरोड़ कर या गलत कैप्शन के साथ चलाना बहुत आसान था और उसे चुनौती देने वाले कंटेंट उतनी तेजी से या उतने बड़े पैमाने पर सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन जंतर मंतर के इस मार्च में हर दूसरे प्रोटेस्टर के हाथ में फोन था और हर कोई लाइव या तुरंत बाद अपनी रील अपलोड कर रहा था। नतीजा ये कि जिस वक्त कोई एंकर बिना सबूत के कोई भी भ्रामक दावा कर रहा था उसी वक्त हजारों वीडियोस पहले से मौजूद थी जो उस दावे को झुठला रही थी। मतलब फैक्ट चेक झूठ बाहर आने से पहले ही हो रहा था। मीडिया नैरेटिव और जमीनी हकीकत के बीच का यह फासला इतना साफ था कि आम दर्शक को भी समझते देर नहीं लगी कि किसकी बात में दम है। जब अराजकता वाला हथियार नहीं चला तो आईटी सेल और मीडिया ने अगला हथियार निकाला, विदेशी फंडिंग, फॉरेन फंडिंग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद परिसर में खुलेआम कह दिया कि इस छात्र आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें हैं और खालिस्तानी संगठनों, बांग्लादेशी इस्लामी पार्टी, पाकिस्तान समर्थित गुटों और सोरोस फाउंडिंग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने खास तौर पर प्रतिबंधित संगठन 6 फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उसने प्रोटेस्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। इसी तरह आरएसएस से जुड़ी वेबसाइट ऑर्गेनाइजर ने भी एक लंबा लेख छापकर सवाल उठाया। सवाल यह था कि इतने प्रोफेशनल तरीके से चल रहे इस आंदोलन को खाना पानी कौन खिला रहा है, और इशारा किया यह कोई सहज छात्र आंदोलन नहीं बल्कि किसी सुनियोजित कैंपेन जैसा दिखता है। आईटी सेल के इस आरोप को प्रोटेस्टर्स ने गंभीरता से लेने के बजाय इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक मराठी इन्फ्लुएंसर ने चाय पीते हुए एक रील बनाई जिसमें वो अपनी 3 चाय की पेमेंट शी जिनपिंग से करने को बोलता है। हॅलो शी जिनपिंग, तुम्ही प्रोटेस्टला फंड करताय असं कळलं. इथं मी प्रोटेस्टला आलोय, 3 चहा घेतलेत. तेवढा क्यूआर कोड पाठवतो, पेमेंट करा. हा ओके, चांग चिंग चुंग, बाय बाय। फंडिंग वाला आरोप भी जम नहीं पाया। अगली कोशिश इस आंदोलन को एंटी हिंदू रंग देने की हुई, लेकिन यहां भी वही दिक्कत आड़े आ गई। प्रोटेस्ट में मेन स्ट्रीम मीडिया की एंट्री बैन थी, प्रतिबंधित थी अघोषित तौर पर। इसलिए कोई ऐसा उकसावे भरा सवाल या भड़काऊ बयान रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया जिसे काट कर देखिए ये लोग हिंदू विरोधी हैं के तौर पर पेश किया जा सके। प्रोटेस्ट में शामिल छात्र हर धर्म, हर तबके से आए थे और उनकी मांग सीधी सीधी शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी और जवाबदेही की थी। इसमें से कोई सांप्रदायिक कोण निकालना आसान नहीं था। मतलब कम्युनलिज्म का जो हथियार सबसे मारक इनके पास था वो भी यहां पर चल नहीं पाया। इसी बीच एक क्लिप सामने आई जिसमें कुछ लोग नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए सुनाई दिए। इससे पहले कि आईटी सेल इसे वायरल करती, प्रोटेस्टर्स ने इस क्लिप का पूरा वीडियो वायरल कर दिया। भीड़ ने पहले जय श्री राम के नारे लगाए, फिर भारत माता की जय बोला और उसके बाद अंत में नाराए तकबीर का नारा भी लगाया। जय श्री राम, भारत माता की जय, नारे तकबीर। यानी ये किसी एक समुदाय का अलग से निकाला गया नारा नहीं बल्कि पूरे मिले जुले हुजूम का साझा जयघोष था। कई यूजर्स ने पहले ही इस ओर इशारा कर दिया था कि आईटी सेल इस क्लिप को काट कर वायरल करने वाला है और हुआ भी ऐसा ही। आईटी सेल ने इसे वायरल करने की कोशिश की लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाई, कारण कटी हुई क्लिप सामने आने से पहले ही पूरा वीडियो जनता के सामने पहुंच चुका था। नतीजा ये कि जिस इकलौते हथियार पर आईटी सेल को उम्मीद थी वो चलने से पहले ही बेकार हो गया।
यानी इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान आईटी सेल ने जितने भी नैरेटिव्स आजमाए, फंडिंग का आरोप हो, एंटी हिंदू गैंग का टैग हो और आखिर में नाराए तकबीर वाला क्लिप, जंजीज की रील्स के आगे टिक ही नहीं पाया। जंजीज के लिए बीजेपी आईटी सेल प्रेडिक्टेबल हो गया। इसी वजह से जंतर मंतर पर बैठे छात्र बीजेपी आईटी सेल और मीडिया के अगले कदम से एक कदम आगे चल रहे थे। पत्थर भरे ट्रकों का आरोप हो, मेट्रो गेट कूदने का एंगल हो, पाकिस्तान चीन फंडिंग की कहानी हो या एंटी हिंदू टैग की कोशिश, हर बार प्रोटेस्टर्स ने पहले ही अपनी रील्स में बता दिया, अब मीडिया ये नैरेटिव चलाने वाला है। कोई भी प्रोपेगेंडा तभी तक असरदार होता है जब तक वो चौंकाए, सरप्राइज करे, जब तक नया लगे। अगर एक भी क्लिप आईटी सेल के हाथ लग जाती तो जेनजी खुद उस पर हजारों मीम्स बना चुके होते। इसे इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर काउंटर कंटेंट में बदल देती कि असली क्लिप कहीं पीछे छूट जाता। यानी जिस मीम कल्चर और स्पीड को कभी आईटी सेल अपनी ताकत समझता था, इस बार वही ताकत प्रोटेस्टर्स के हाथ में चली गई, और वो भी कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा असरदार रूप में, कहीं ज्यादा मारक। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद आंदोलन का नतीजा है। जिस आंदोलन को शुरू में एक बाहरी ताकतों से फंडेड बताकर खारिज करने की कोशिश हुई, आखिरकार उसी दबाव में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट वापस लेने का ऐलान किया है। जिस मशीनरी का काम आंदोलन को बदनाम करके उसकी हवा निकालना था, आंदोलन ने उसी की हवा निकाल दी। आंदोलन अपनी मूल मांग मनवा कर खत्म हुआ, किसी दबाव या बदनामी में दबकर नहीं। तो कुल मिलाकर कहानी यही है। जिस आईटी सेल ने बरसों तक तय किया कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही, कौन टुकड़े टुकड़े गैंग है और कौन खालिस्तानी, उसी मशीनरी को इस बार वो जनरेशन मिली जो उसकी हर चाल पहले से पढ़ चुकी थी। ना मीडिया को एंट्री मिली, टीवी मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, ना कोई भड़काऊ क्लिप हाथ लगी, ना कोई नैरेटिव टिक पाया और आखिर में मांग भी मान ली गई। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट की जीत नहीं थी, ये उस पूरे तंत्र की हार थी जो सालों से नैरेटिव गढ़ने के दम पर चलता था। नैरेटिव गढ़ो, सर्टिफिकेट बांटो, परसेप्शन बनाओ, परसेप्शन बिगाड़ो, ये वाला खेल जो बीजेपी आईटी सेल का था, इस बार चल नहीं पाया। तो इसके बाद अमित मालवीय क्या करते हैं? अमित मालवीय ऑल्टरनेटिव स्पेस के उन पत्रकारों की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर चस्पा करते हैं जो पत्रकार लगातार ग्राउंड जीरो से हकीकत दिखा रहे थे। इनमें पॉलिटिक्स इंडिया की टीम का भी नाम शामिल था। अमित मालवीय ने पूछा, इन सब में क्या कॉमन है? तो मालवीय साहब, हमने इस पर एक लंबी बृहद चर्चा कर ली है नोदर न्यूज में निवेदिता शांडिल्य के साथ, आपको पूरा देख लें। और मैं आपको बताऊं, इसमें कॉमन ये है कि जितने भी लोग हैं बहादुर हैं, ईमानदार हैं, सच कहने से डरते नहीं और पत्रकार हैं। जिन लोगों को आप जानते हैं वो पत्रकार नहीं रहे, ये तो खैर आपको भी पता है। झूठ नहीं बोलते हैं, ये लोग सच दिखाते हैं किसी भी खौफ से डरे बिना। आपको ये ताकत नहीं लगेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत है। आपको ताकत इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आपने तो गुलामी स्वीकार कर ली है। पर एक बात अमित मालवीय साहब और बीजेपी आईटी सेल समझ ले कि गुलाम लोग बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते हैं और जेनजीज ने रिक्लेम कर ली है डेमोक्रेसी को। अगला वार क्या करेंगे अमित मालवीय और बीजेपी आईटी सेल, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। और आईटी सेल में आपके दोस्त हो ना कुछ, जो हर पोस्ट पे कमेंट करते हैं आएगा तो फलाना ही, उसको जरूर भेजें ये वीडियो। इंतजार रहेगा आपका दोबारा किसी नए वीडियो पर। शुक्रिया।